नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस ज्ञान पर। ठीक है, सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर भी है बट उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब जीएस ज्ञान पे ही सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे और उसी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी बन गया है। तो जो जैसे बहुत बड़ी कोई पॉइंट है, कुछ भी ऐसा है जैसे मान लो कि अभी देखा होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है, तो उसको हम जीएस ज्ञान पर ही अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो जो मतलब यूट्यूब चैनल हमारा है उसी पे आपको मिल जाएगा ना। और बाकी कुछ विशेष बात होगी तो जो पीडीएफ वगैरह होगी वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे ना, ये बात हो जाएगी। तो बात करते हैं फोर्थ वीक ऑफ सितंबर मंथ, मतलब कहने की है कि सितंबर की करंट क्यों पढ़ा रहे हैं ना भाई। आगे जो भी एग्जाम देंगे उसमें तो कहीं ना कहीं 4-5 महीने पिछले का ही आएगा भाई। जो विद्यार्थी दिसंबर में एलटी ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं तो उन्होंने तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ही पढ़ के पेपर जो है दिए हैं। तो ये न्यूज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी बट मैं अपलोड नहीं कर पाया था व्यस्तता की वजह से। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सब चीजें सामान्य हो जाए ना। तो अभी क्या है, जीएस ज्ञान पर देखा होगा कि उस पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, अभी तक जितनी भी है, चाहे आपको नहीं पूरे जीएस ज्ञान पे उतना वीडियो अपलोड नहीं है बट जो सर्वोदय इंस्टीट्यूट उस पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं ना। तो एशिया क्रिकेट कप ना, एशिया के बहुत सारे कप होते हैं, हॉकी है, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो क्रिकेट कप की बात करें 2025 की। भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीत लिया है। और ध्यान रखेंगे ये जो एडिशन है वो 17वें नंबर का है, जो संस्करण है या जो रैंक है वो 17वीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगला जो होगा वो 2027 में होगा ना, मतलब कहने की है। फिर क्या लिखा है, इन खेलों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट, अगर लेटेस्ट में हुआ है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर का हुआ। भारत जीता है, किसको जो है मतलब हराया है, तो ध्यान रखेंगे पाकिस्तान को हराया है। खेलने वाले देश की संख्या 8 है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर भी है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ओमान और हांगकांग भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो भी नए नए लोग हैं तो इनमें तो समय लगेगा, लेकिन सारा जो खेल है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका तक ही सीमित हो जाता है, बांग्लादेश तक। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चाइना के मामलों को लेकर कुछ और भी बातें यहां पर हैं। चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाकर नया कीर्तिमान बनाया है। गुइझोउ प्रांत, ध्यान रखें कि उनके यहाँ प्रांत भी के नाम भी ऐसे ही हैं। गुइझोउ प्रांत में 625 मीटर ऊंचा और 1420 मीटर लंबा पुल तैयार किया गया है। इसमें पहले बेईपानजियांग ब्रिज 565 मीटर ऊंचा था। पुल का नाम हुआ जियांग ग्रांड कैनियन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पैन पुल है जो पहाड़ी के बीच में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में भी अगर हम बात करें या कई अन्य और देशों की बात करें तो भारत में भी कई ऐसे पुल हैं जो विश्व रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सड़क का कोई पुल नहीं, रेलवे का पुल है। तो भारत में जो सबसे ऊंचा है वो चिनाब है, ठीक है। देखिए चीन के पास दुनिया के सबसे ऊंचे रोड ब्रिज हैं, लेकिन भारत के पास रेलवे पुल का रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज भारत और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल ब्रिज है। ये पुल 359 मीटर ऊंचाई पर है। कभी आप जब माता वैष्णो देवी के धाम जाएं, अब तो वंदे भारत ट्रेन भी चल गई है, तो ये अब वो चीज जो अब अभी तक जम्मू तक से रहता था, अब जम्मू से जब आप जाएंगे माता वैष्णो देवी धाम, ठीक है, तो उसके आगे ये आपको बीच में पुल में जो है मतलब मिलेगा, जो चिनाब नदी पर ही है। और एक प्रकार से कुछ इस तरीके से मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, ऐसा इसका शेप है, इस टाइप से ना, और वो ट्रेन आपकी ऐसे गुजरेगी। ठीक, चलिए फिर कुछ दुनिया के सबसे ऊंचे कुछ ब्रिज और भी हैं, वो भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब आ सकते हैं। जैसे रॉयल गार्ड ब्रिज अमेरिका का सबसे ऊंचा पुल है जो 291 मीटर ऊंचा है लेकिन कम है। रूस का रस्की ब्रिज हो गया, जापान का अकाशी काइको ब्रिज है जो 297 मीटर ऊंचा है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ और 2-3 कंट्री बात कर ली गई। फिर एक ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भारत के ठंडे रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। हिमाचल के लाहौल स्पीति, कभी पूछ लेते हैं लाहौल स्पीति कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है। स्पीति जिले में फैले इस ठंडे रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठंडा रेगिस्तान, कमेंट करिएगा कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद
फुटबॉल की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले पुरस्कार बैलन डी आर पर इस साल पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड उस्मान डेम्बले और बार्सिलोना के मिडफील्डर एताना बोनमार्टी ने कब्जा कर लिया है। तो ध्यान रखें कि क्वेश्चन आता है कि फुटबॉल की तरफ में दिया जाने सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन सा है। तो बैलन डी आर अवार्ड कई लोग मिला हुआ है, इसमें जितने भी फुटबॉल के प्लेयर हैं ज्यादातर शामिल रहते हैं। उस्मान को पहली बार पुरस्कार मिला है ना पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में, शानदार। अब जितना भी आपको लगे इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पहली महिला जो है मतलब ये जो बनी है खिलाड़ी, इनका नाम है एताना, स्पेन की है मिडफील्डर। बोनमार्टी ने लगातार तीसरे वर्ष महिला बैलन डी आर जीतकर हैट्रिक पूरा किया है ना। चलिए इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें और भी है, हाँ ये पढ़ लेंगे। 26 वर्षीय बोनमार्टी ने बार्सिलोना को 3 घरेलू टूर्नामेंट में जीत दिलाई है। चलिए अब ये वाला थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी ऐसी बुक वगैरह आ जाती है। देखिए लेखिका है किरण देसाई और इनकी जो नॉवेल है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार के लिए फिर से चुना गया है। कई बार होता क्या है, जब भी बुकर अवार्ड हो या इंटरनेशनल मैन बुकर अवार्ड हो तो इन सब के लिए क्या होता है, नॉमिनेशन शुरू हो जाता है 2-4 महीना पहले से। उसी नॉमिनेशन में किरण देसाई भी शामिल है। हालांकि किरण देसाई को दिल्ली में जन्मी है, ये भारत की लेखिका है। इनको 19 वर्ष पहले 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जो बुकर प्राइज है वो जाहिर सी बात है कि जो ब्रिटेन के अंडर में देश रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है, इंग्लिश में है, और वो वर्ड की किसी भाषा के लिए, बस उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और पढ़ लेंगे कि 2025 का बुकर प्राइज है, ये अवॉर्डेड 2025 की बात कर रहे हैं ना, तो ये हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हैं जिनका नाम है डेविड तिस्लाजे, और इनका जो नॉवेल है उसका नाम है फ्लश। तो हमने कहा ये भी अपडेशन एक हो जाएगा। तो किरण देसाई की जो जिस बुक के लिए उनको मतलब चुना गया था उसमें उनको नहीं मिला है, और ये जो मिला है ये हंगरी के एक व्यक्ति हैं जिनकी लंदन की कहानी है, गरीब से धनवान बनने की स्टोरी है, उसी के नाम फ्लैश है। फिर लिखा है इसके बाद कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच फलस्तीन विवाद के समाधान को लेकर हुई बैठक में फ्रांस, मोनाको, लक्समबर्ग और बेल्जियम ने फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। अब जाहिर सी बात है राष्ट्र रूप मान्यता इसको मिली नहीं, फलस्तीन को ना बहुत पहले हो जाता है, ये 2011-12 में हो जाता जब मैं पढ़ा रहा था उस समय। अब फलस्तीन को मान्यता मिली नहीं, फलस्तीन को 3 लोगों ने फंसा रखा है अमेरिका ने। अब जिन लोगों ने दे दिया उससे भी बढ़ के होंगे लोग, तो एक दिन पहले ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता दे चुके हैं ना। तो ध्यान रखेंगे इधर इन देशों द्वारा फलस्तीन को मान्यता देने पर मतलब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हम इसका जल्द जवाब देंगे, मतलब उनका इरादा इन सबको भी धमकाने का होगा। तो फलस्तीन ध्यान रखेंगे बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि वो यूएनओ का मेंबर बन जाए, लेकिन आज तक बन नहीं पाया है। कहीं क्वेश्चन ऐसा स्टैंड ना हो जाए कि अभी हाल ही में एक देश चर्चा में था जो यूएनओ मेंबर बनना चाह रहा था या बनने वाला था, लेकिन अभी बना नहीं है, उसको कई देश मान्यता दे रहे हैं कि वो बन जाए, ठीक है। इसके अलावा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, ये अच्छी बात है ना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, तो जाहिर सी बात हमसे ऊपर 2 ही देश होंगे, अमेरिका और चीन। प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। ये ध्यान रखेंगे कि ये कहां किया गया है, गुजरात गांधीनगर में। उद्घाटन किसने किया, पीएम साहब ने किया। इस कॉन्क्लेव की थीम क्या है, एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सलरेट। पिछले एक दशक में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 91 से बढ़कर 38 हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3 वर्षों में भारत टॉप 10 में शामिल हो जाएगा ना। ये बहुत बड़ी मुहिम है स्टार्टअप्स में और ये हमारे लोगों की क्षमता को दर्शाता है। स्टार्टअप इंडिया योजना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप सबके लिए कि जो स्टार्टअप इंडिया मतलब योजना है, ये 2016 में नवाचार को बढ़ावा देने और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू की गई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा स्टार्टअप दिवस भी मतलब वो लोग स्टार्ट किए थे। आज 1.92 लाख स्टार्टअप हैं। अमित शाह ने कहा कि 2014 में हमारे पास केवल 500 जो है तो स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 1.92 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं। 2014 में हमारे पास 4 यूनिकॉर्न थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं ना। हमने पढ़ाते वक्त आपको कई बार बोला भी है कि यूनिकॉर्न क्या होती है।
यानी ऐसी कंपनियां या ऐसे स्टार्टअप जिनका बिजनेस जो है वो $1 बिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, एक यूनिकॉर्न होता है, ठीक है, एक डेकाकॉर्न होता है, एक सोनिकॉर्न होता है ना। तो यूनिकॉर्न समझ जाओ भी, यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कोई स्टार्टअप कंपनी जिसका जो बिजनेस है, ठीक है, वो $1 बिलियन से ज्यादा है। तो मतलब उस समय संख्या 4 थी, अब तो हमारे पास ऐसे जो है 120 हो गए यूनिकॉर्न ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा PW वाला ना, ऐसे बहुत सारे हैं, स्विगी जोमेटो बहुत सारे मिलेंगे आपको। कुल स्टार्टअप में से 48% महिलाओं द्वारा मतलब शुरू किए गए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम में 17.90 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औसतन सालाना 17,000 स्टार्टअप स्थापित किए गए हैं। ठीक है, स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए मतलब अधिकतम जो ऋण सीमा थी, लोन लिमिट थी, वो 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई और कई कर रियायतें भी दी गई हैं, जिसकी वजह से लोग स्टार्टअप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गुजरात स्टार्टअप क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। तो नंबर 1 इंडिया में कौन है? गुजरात है ना। और वैसे वर्ल्ड में देखें तो हम नंबर 3 में है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी थी जिनको हमें डिस्कशन करना था। ये आपका जो है 4th वीक का जो है जो करंट अफेयर था वो मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। ज्यादा पॉइंट हमने रखे नहीं है, जो बहुत जेन्युइन थे, इंपॉर्टेंट थे, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, बस उतना ही पढ़िए। करंट अफेयर का मैंने पहले भी कहा सर, इसका कोई और छोर जल्दी पकड़ में नहीं आता है। वो परेशान करना आ जाएंगे, सर कुछ भी पूछ लेंगे, फला सम्मेलन किस डेट को हुआ, तो क्या करेंगे आप? इसमें कितना फंड रखा गया, डेट पूछेंगे तो आप पैनिक हो जाओगे, फिर मिला नहीं पाओगे। तो एक हद तक ही लोग करंट अफेयर को सॉल्व कर दीजिए। यही वजह कि 10 में से लोग 6-7 क्वेश्चन कर दें, वही बहुत बड़ी बात। 10 में 10 तो कभी नहीं होगा, अदर सब्जेक्ट में फिर भी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट करिएगा, बताइएगा। धन्यवाद आप सभी।